करेंगे मंदाग्नि और अग्निवांद्य में क्या फ़र्क है। अपन ये बात करेंगे कि अध्यसन, समसन और अतिमात्रा भोजन, विश्वासन, ये सब का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जैसे अपन बात करते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की, उसी तरह बात करेंगे हम यत वैद्यम तत् रोगी। मतलब वैद्य को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वैद्य को वो सारी चीज़ें करके देखनी चाहिए जो जिससे नुकसान होने वाला है, या फिर वो ऐसी कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। तो अग्नियों के प्रकार होते हैं, सबकी अग्नि अलग अलग रहने वाली है ना। किसी की समाग्नि रहती है, किसी की मंदाग्नि हमेशा बनी रहती है, किसी की विषमाग्नि रहती है और किसी की तीक्ष्णाग्नि रहती है। उसका मतलब सबको पता है, समाग्नि का मतलब क्या होता है ना, विषमाग्नि का मतलब क्या होता है, तीक्ष्णाग्नि का मतलब क्या होता है और मंदाग्नि का मतलब क्या होता है ना। जो कभी पचाए कभी ना पचाए, है ना, खाने को पचने में ज़्यादा समय लग रहा है ना। अग्नि के कॉन्सेप्ट है अपने बॉडी में, जठराग्नि है ना, उसके पंच महाभूताग्नि है, उसके बाद धात्वाग्नि है। तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अवस्था पाक क्रम चलता है अपने बॉडी में, है ना। मधुरावस्था पाक होता है, फिर अम्लावस्था पाक होता है, फिर कटु अवस्था पाक होता है। फिर जब ये तीनों हो जाते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फिर उनका निष्ठा पाक होता है। तब जाके फिर धातुओं का निर्माण होता है, दोषों का निर्माण होता है और मल का निर्माण होता है। तो बॉडी में ये सारी प्रोसेस जो है नॉर्मली चलती रहती है। इस प्रोसेस को चलने के लिए एक सिलेबस है, एक नियम है कि भाई इतनी इतनी चीज़ें हमको मिलेंगी, है ना। एक रिक्वायरमेंट्स है कि बस इस क्वांटिटी में, इस अनुपात में ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर आएंगी तो ही ये सारी प्रोसेस जो है नॉर्मल गति से चलती रहेंगी। इसमें अगर गड़बड़ हुआ तो सारी की सारी प्रोसेस पूरी गड़बड़ होने वाली, पूरा अवस्था पाक गड़बड़ होने वाला है। सच में हिरण है। और इसी के साथ आज दशरथ को पहली बार पता चला कि यहाँ पे हिरण भी आते हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि हिरण आते हैं, और हिरण आपको चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे देखिए, वो देखिए, इस तरफ देख भी रहे हैं वो हिरण, और कंगारू। और कितना अच्छा मनोरम दृश्य, आज का रोमांटिक माहौल। और रोमांटिक मतलब पढ़ाई के लिए, और इसकी फ़ोटो खींचिए। और हिरम बात है, आम का मतलब जो होता है नॉर्मल सी बात, मतलब जो पूरी तरह से मैच्योर बात ना हो, पक्की बात ना हो, है ना। आम मतलब कच्चा जिसको कहते हैं। अपने बॉडी में भी वो चीज़ बनती है। तो सोचो, मैंने जैसे बताया कि अपने बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना। अपने बॉडी को पता है, अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो उसकी एनाटॉमी है, उसको मतलब उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के अलावा अगर अपन सारे काम कर रहे हैं तो उस बॉडी जो है उसको अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है ना। अलग तरह से जब रिस्पॉन्ड करती है तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो चीज़ें बननी चाहिए वो ना बन के एबनॉर्मल चीज़ें फिर उसमें बनने लगती हैं। उसी को फिर अपन पैथोलॉजी कहते हैं, है ना। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल अगर कोई चीज़ चल रही है तो फिजियोलॉजी पूरी प्रोसेस हो जाएगी, और एबनॉर्मेलिटी अगर उसी में आ गई तो वो पैथोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस होती है, फिर बीमारियाँ बनती हैं, फिर संप्राप्ति बनती है ना। तो संप्राप्ति का जो बनना होता है वो निदान सेवन से स्टार्ट होता है और रोग की उत्पत्ति तक जाता है ना। तो वो निदान सेवन से लेकर रोग की उत्पत्ति के बीच में आम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आम की उत्पत्ति जो शरीर में होती है, आम का सीधा सा मतलब है कि परिणमन ना होना। परिणमन का मतलब होता है कि आखिरी जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ना बन के कुछ और ही बन जाना, उसका अधपका जिसको कहते हैं। तो पूरी तरह से परिणमन ना होने, रस धातु है, वो रस धातु आखिरी में रस धातु ही बननी चाहिए, है ना। जिस आहार रस से जैसे वो बन रही है, रस धातु में परिणमित होती है, इसको बोलते हैं परिणमन होना। आखिरी में उससे रस धातु बननी चाहिए, लेकिन रस धातु ना बन के कुछ और ही बन गया उससे, है ना। अधपका रस धातु जिसको कहते हैं वो बन गया, तो उसी को आम कहते हैं। ऐसे वो रक्त के साथ भी होता है, अस्थि के साथ, मांस के साथ, मेज के साथ, मज्जा के साथ भी होने वाला है, और आहार के साथ भी होने वाला है। आहार ही आहार रस नहीं बन रहा है तो वो भी आम की उत्पत्ति करेगा, है ना। तो इसीलिए आमाशय उसको इसीलिए कहते हैं कि उस टाइम पे वहाँ पे आम जो है, जो अन्न जो रहता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता आमाशय में। आगे उसका डाइजेशन होने वाला है ग्रहणी में, पक्वाशय में, है ना। तो आमाशय में वो आम अवस्था में रहता है, इसीलिए उसको आमाशय कहते हैं, है ना। क्योंकि आम का मतलब सीधा सा कच्चा, है ना। अगर टपोरी लैंग्वेज में या सिंगल लैंग्वेज में अपन उसको देखें, लेमैन की लैंग्वेज में अगर उसको अपन देखें तो उसका मतलब होता है कच्चा होना। तो कच्चा का मतलब वही होता है कि जब हम चावल पकाते हैं, अग्नि उसको अच्छे से नहीं मिली, है ना, या उसमें पानी कम रह गया तो वो कच्चा हो जाता है। उसी तरह अपने बॉडी में भी होता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी आहार परिणाम कर भाव हैं, या तो वो अच्छे से ना मिले तो आम बनने वाला है, या फिर अष्टाहार विद विशेष आयतन जितने बताए गए हैं उसका प्रयोग ना किया जाए, उसका अच्छे से फॉलो नहीं किया जाए तो आम बनने वाला है।
और दूसरा अग्नि की अगर दृष्टि हो गई है अपने बॉडी में तो भी आम बनने वाला है। तो आम बनने के बहुत से मतलब आखिरी में बनता आम ही है, और आम जब तक नहीं बनता है तब तक बॉडी में स्रोतोवरोध नहीं होता है, खावे गुण्य नहीं बनता, और खावे गुण्य नहीं बनता है तो फिर व्याधि की उत्पत्ति नहीं बनती। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधाविताम यत्र संगो खावे गुण्य तत् व्याधि उपजायते। ये फॉर्मूला है कि मतलब आम जो है, आम ही अगर बनेगा फिर वो जो पहले से मौजूद जो दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, उनसे मिलके उनको दूषित करेगा। जब उनको दूषित करेगा तो फिर उनका धीरे धीरे जो परिणमन है वो भी खराब हो जाएगा पूरा, और धीरे धीरे खावे गुण्य बनेगा। खावे गुण्य मतलब ये होता है कि व्याधि की उत्पत्ति के लिए होने वाला जो सबसे पहला क्रम है उसको खावे गुण्य कहते हैं, है ना। खावे गुण्य जब तक नहीं है तब तक वहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति स्थान संचय होगा ही नहीं, है ना, दोषों का। तो व्याधि की उत्पत्ति के लिए आम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बहुत सारे तरीके से सबसे ज़्यादा वो देखा गया अति मात्रा में भोजन, अति मात्रा में जो भोजन करते बिना पचे हुए और फिर से खा लेना। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी जो है अभी तुम्हारा, तुमने खाना खाया हुआ है और उसको पचाने की प्रोसेस चल रही है ना, सारे सिक्रीशंस आ रहे हैं, वहाँ पे अग्नि लगी हुई है उसको पचाने के लिए, और तब तक तुमने दूसरा खाना खा लिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि क्या ही होगा फिर, है ना। तुम वो खाना को पचा के छोड़ के इस वाले खाने पे आ जाएगी, क्योंकि बॉडी की तो प्रकृति ही है, अंदर डालोगे तो उसको पचाने में वो जुटेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ी देर तू रुक फिर मैं इसको पचाऊँ, पहले ये वाला हो जाए फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है। जो आएगा उसको, उसके सिक्रेशंस बॉडी में निकलने लगेंगे, तो अपन सब पढ़ते ही है उस बारे में, और वो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। जो पहले से पच रहा है वो आधा अधूरा रह जाएगा और वही आम बन जाएगा। उसी का जब अवशोषण होगा तो फिर अपने को आम अवस्था के जो लक्षण है अपने बॉडी में दिखने लग जाएंगे। स्रोतो अवरोध हो जाएगा, है ना, निष्ठीविका बनने लग जाएगी, अपक्ति हो जाएगा, है ना, बलभ्रंश हो जाएगा। बलभ्रंश का मतलब होता है यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी, जिसकी भी इम्यूनिटी कम है तो उसको अपन इस तरह से भी सोच सकते हैं कि उसके बॉडी में आम बन रहा है बहुत ज़्यादा, उसके बॉडी में जो आखिरी प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, उसकी जगह में आम बन रहा है, और आम बन के और वो सही से परिणमित नहीं हो रहा है धातु में, है ना। रस से रक्त नहीं बन रहा, रक्त से मांस में अस्थि मज्जा जा करके ओज तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो बल भ्रंश हो रहा है ना। बल सही से अपने बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, बल का मतलब इम्यूनिटी नहीं मिल रही है, बार बार वो बीमार होता जा रहा है। तो आम हर एक व्याधि में देखोगे कि आम ही कारण होता है, और आम पाचन कर दो, है ना। उसकी चिकित्सा भी बताई गई, आम की चिकित्सा उन्होंने बताई, पहले लंघन पाचन और शोधन। तो जैसे मैंने बोला अति मात्रा में भोजन करने से होता है, समशन करने से होता है, दो तरह की चीज़ों को मिला के खाना, विस्माशन करने से होता है, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, अध्यसन करने से होता है वही बिना पचे दूसरा आहार खा लो। तो ये जो कॉन्सेप्ट अपने के टूल्स हैं अपने पास इतने सारे, मतलब मैं रोज़ एक टूल के बारे में डिस्कस करता हूँ कि अपने पास आयुर्वेद में कितने सारे टूल्स हैं। आप पेशेंट की उसकी डाइटरी हैबिट्स को सुन के, पेशेंट से हिस्ट्री लेके आप पता कर सकते हो कि वो कैसे खाता है, उसके खाने का क्या तरीका है। ये सब अपने को हिस्ट्री टेकिंग की जो प्रोफार्मा होता है उसमें सब होना चाहिए। समसन के बारे में होना चाहिए, अध्यसन के बारे में होना चाहिए, विस्माशन के बारे में होना चाहिए, है ना। यही सब बाद में जाके अजीर्ण होता है, अजीर्ण के बाद आम बनता है। ये सारी जो है व्याधि की सबसे प्रथम अवस्थाएं हैं, इनको अपने बॉडी में आप फील कर सकते हैं डेली। अपन खुद वैद्य भी एक फील करता है, अपन भी तो यही करते हैं, समसन करते हैं, अध्यसन करते हैं, अपने बॉडी में भी आम बनता है, अपने को भी वही लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। स्रोतो अवरोध, है ना, स्रोतो अवरोध में सिंपल सा अगर उसको मॉडर्न से देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेल कच्ची चीज़ें बनेंगी, जब वो चीज़ बनेगी नहीं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाने वाली है, तो वो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर लेगी ही नहीं, रिसेप्टर्स उसको अंदर लेंगे ही नहीं, क्योंकि रिसेप्टर उसके ही हैं जो ओरिजिनल चीज़ बनने वाली है, और ओरिजिनल चीज़ बनी नहीं, बन कुछ और गई। तो सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेल के अंदर उस जो प्रोडक्ट बना है उसको अंदर लेंगे ही नहीं, तो बॉडी में पड़ा रहेगा, और बॉडी में पड़ा रहेगा तो वहाँ सड़ेगा, फर्मेंटेशन होगा, है ना। फर्मेंटेशन होगा तो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी, तरह तरह के रोग होंगे, है ना। आयुर्वेद में बोला है आम प्रदोषज रोगों के बारे में, विसूचिका, अल्सक, विलंबिका, है ना, 3 तरह के रोग बोले गए। तो ये सब होते हैं। अल्सक मतलब पड़ा हुआ है वो मल, उसका कुछ भी नहीं हो रहा, फिर बॉडी भूल जाएगी उसका क्या करना है, तो फिर धीरे धीरे वो और सड़ेगा और गंदगी उत्पन्न करेगा अपने बॉडी में। तो इसीलिए लंघन पाचन और संशोधन की चिकित्सा उसके लिए की जाती है। पहले तो खाना कम करो।